अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वीआईपी हो चाहे वीआईपी का बेटा हो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चलिए एक और बेटी राजनीतिक बलवानों और कमजोर खोखले न्यायतंत्र की भेंट चढ़ गई और एक बार फिर जीत हुई ताकत का दम भरने वालों की, सत्ता पर बैठे पहलवानों की। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। उधर उत्तराखंड सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच तथ्यों पर आधारित थी और चार्जशीट में सभी सबूत शामिल किए गए हैं। आरोपी जेल में है और मामला कोटद्वार कोर्ट में विचाराधीन है और चैप्टर क्लोज, खत्म। लड़ते रहिए, चीखते रहिए, आवाज उठाते रहिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सत्ता की गुलामी में न्यायपालिका भी खुद को रोक नहीं पाई। देश की सर्वोच्च अदालत के इस रुख से पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे संगठनों और परिजनों को गहरा झटका लगा है। साथ ही न्याय पाने की कई उम्मीदें भी टूट गई हैं, बिखर गई हैं। इस पूरे मामले में देश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने एक बहुत ही भावुक पत्र लिखा और न सिर्फ पुलिस जांच बल्कि न्यायपालिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आगे इसका जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि इस मामले में क्या कुछ हुआ और शुरू से लेकर अब तक किस किस दौर से गुजरा। 18 सितंबर 2022 पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजोर्ट की वो घटना जिसने उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मचा दिया था। हर किसी की जुबान पर अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र था। देश भर में विरोध और हिंसा की आग भड़क उठी थी, क्योंकि इस हत्याकांड में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात कही गई, जिसके बाद मामले की सीबीआई जांच और वीआईपी व्यक्ति के खुलासे को लेकर जनता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। हालांकि एक लंबी लड़ाई के बाद भी आखिरकार अंकिता को इंसाफ नहीं मिल सका। 2 सालों तक न्यायिक जांच चलती रही। अंकिता के परिवार वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, संगठन जांच की मांग करते रहे। इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गवाह बनाया गया, जिनमें से कुछ लोगों ने ही गवाही दी, बाकी लोगों का इंतजार ही होता रहा। इस मामले में मुख्य आरोपी रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकिता गुप्ता और सौरभ भास्कर को बताया गया। आपको बता दें, इस मामले को लेकर एसआईटी जांच भी बैठाई गई, जिसमें ये बात सामने आई कि पुलकित आर्य ने अंकिता को भी इन वीआईपी मेहमानों के हवाले करने की एक प्लानिंग बनाई थी। पुलकित का खुद भी अंकिता पर बुरी नजर रखने की बातें कही जाती थी और उसने कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया था। अंकिता ने ये सब अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप चैट में बताया था। इस चैट के आधार पर ही एसआईटी ने अपने सबूत मजबूत किए। अंकिता इन कामों से तंग आ चुकी थी और नौकरी छोड़कर जाना चाहती थी। इसी के चलते 18 सितंबर 2022 की रात पुलकित और उसके साथियों ने अंकिता की हत्या कर दी। अंकिता की हत्या छिपाने के लिए तीनों आरोपियों ने उसकी लाश को चीला नहर में फेंक दिया। 20 सितंबर को पुलकित ने राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में अंकिता के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब ये मामला प्रकाश में आया और लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू किया तो जिलाधिकारी ने इसे पुलिस को सौंप दिया। 22 सितंबर को लक्ष्मण झूला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पुलकित, अंकित और सौरभ से पूछताछ के बाद ये साफ हुआ कि उन्होंने अंकिता की हत्या 18 सितंबर की रात को की थी। उनका कहना था कि वो अंकिता पर अनैतिक कामों के लिए दबाव डाल रहे थे और अंकिता इन राजों को बाहर ना लाए, इसलिए उसे चीला नहर में धकेल दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते उत्तराखंड सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया। इस हत्याकांड में सबसे विवादित सवाल ये रहा कि वीआईपी कौन था, जिसका अब तक भी पता नहीं लग पाया। यहाँ समझिए कि इस हत्याकांड में सबसे विवादित सवाल ये रहा कि वीआईपी आखिर कौन था, जिसके हवाले पुलकित अंकिता को करना चाहता था। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। एसआईटी ने दावा किया कि रिजोर्ट में आने वाले मेहमान जो स्पेशल सर्विस मांगते थे उन्हें वीआईपी कहा जाता था। हालांकि ये बात लोगों को संतोषजनक नहीं लगी, क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रभावशाली लोगों का नाम भी जुड़ा। पुलिस की जांच में यह भी साफ नहीं हो पाया कि रिजोर्ट में आने वाले किसी नामचीन व्यक्ति का नाम लिस्ट में था या नहीं था। और इसी सवाल के साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने पूरी कोशिश की और अंकिता को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ये कर ना सके, जिस पर उन्होंने अंकिता से माफी मांगते हुए एक भावुक पत्र लिखा, जो आपको भी सुनना चाहिए, सवाल भी करने चाहिए। उन्होंने लिखा, मुझे खेद है अंकिता कि आपकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाला सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला निपटा दिया गया और हम अभी तक मुख्य अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। निडर पत्रकार अदालत में याचिकाकर्ता आशुतोष, मुझे खेद है कि आपको इस मामले की जांच के लिए उत्पीड़न सहना पड़ा और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनके स्थानांतरण के माध्यम से आपकी पत्नी को भी
उत्पीड़न सहना पड़ा। मुझे खेद है सोनी देवी, एक वीआईपी द्वारा आपकी प्यारी बेटी की मौत के लिए जिसने होटल में काम करने वाली एक युवा लड़की अंकिता से विशेष सेवाएं मांगी थी, उसके इनकार के कारण उसकी हत्या कर दी गई। मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारा पुलिस बल राजनेताओं के सामने इतना लापरवाह हो गया कि वे किसी भी अपराध पर पर्दा डालने से पहले नहीं सोचते। सबसे पहले अंकिता और उसके दोस्त पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट, जहां उसने शिकायत की थी। एक वीआईपी उसके होटल में आ रहा था और उससे विशेष सेवाओं की मांग की थी। उसे उत्तराखंड पुलिस ने आरोप पत्र से हटा दिया था। उन चैट्स में उसने अपने दोस्त से तुरंत आने और उसे बाहर ले जाने के लिए कहा। दूसरे, उसके दोस्त पुष्पदीप और वीआईपी सहयोगी के बीच स्विमिंग पूल में बातचीत का जिक्र आरोप पत्र में नहीं किया गया, जबकि पुष्पदीप ने पुलिस द्वारा उसे दिखाई गई तस्वीर के आधार पर सहयोगी की पहचान की थी। तीसरा, सहयोगी अपने बैग में नकदी और हथियार ले जा रहा था, फिर भी उसे ना तो आरोपी बनाया गया और न ही पुलिस ने उससे पूछताछ की। चौथा, होटल कर्मी अभिनव का यह बयान कि अंकिता जबरदस्ती बाहर ले जाने और हत्या करने से पहले अपने कमरे में रो रही थी का आरोप पत्र में उल्लेख नहीं किया गया। पांचवा, जिस कमरे में अंकिता रुकी थी उस कमरे की प्रयोगशाला की फॉरेंसिक रिपोर्ट कभी भी आरोप पत्र में शामिल नहीं की गई थी। छठा, अपराध स्थल यानी जिस कमरे में वह रुकी थी उसे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के आदेश पर तुरंत बुलडोजर से ढा दिया गया। सातवां, होटल के जो कर्मचारी वीआईपी से बातचीत कर रहे थे उनका मोबाइल फोन कभी जब्त नहीं किया गया। आठवां, होटल का सीसीटीवी फुटेज जो स्पष्ट रूप से वीआईपी और उसके दल की पहचान को उजागर करेगा, उस सुविधाजनक बहाने पर कभी पेश नहीं किया गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे। नौवां, जिन गवाहों ने गवाही दी कि अंकिता अपनी मौत से पहले परेशान थी, उनकी कभी ठीक से जांच नहीं की गई। 10वां, उत्तराखंड पुलिस द्वारा दिया गया ये बयान कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई थी और कुछ भी अप्रिय नहीं था, भ्रामक था, क्योंकि रिकॉर्ड केवल मृतक की चैट के संबंध में था, होटल के कर्मचारी के बारे में नहीं। अंत में अंकिता को एक आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर सवारी करते हुए दिखाने वाला वीडियो का अभियोजन द्वारा गलत उल्लेख किया गया, क्योंकि ये दर्शाता है कि वह अपनी हत्या और उसके शरीर को नहर में फेंकने से पहले संकट के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। हालांकि पुष्पदीप द्वारा अदालत में दिए गए साक्ष्य में उसने कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठी अंकिता ने उन्हें फोन किया और कहा कि वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वह लोगों से घिरी हुई थी और बात नहीं कर सकती थी। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या का हालिया घटनाक्रम, जिसने अब ट्रायल कोर्ट से खुद का नार्को विश्लेषण कराने का अनुरोध किया है, ये दर्शाता है कि वे घटनाओं को साफ सुथरा बताने के इच्छुक हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन को समय से पहले खारिज कर दिया गया था। अभियुक्तों की इस तरह की गवाही से वीआईपी की पहचान और भूमिका सामने आ जाती। पुलिस ने वीआईपी की पहचान छिपा ली है। सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने और आगे की जांच का निर्देश देकर इस बाधा को दूर किया जा सकता था। मान्य अधिकारियों को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि वह एक उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी थे जो अक्सर अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ होटल आते थे। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज या कर्मचारी के मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए उठाए गए प्रारंभिक कदम भी मुख्य अपराधी की पहचान उजागर कर देंगे। सॉरी अंकिता, ये भारत है, सामान्य महिलाओं का जीवन मायने नहीं रखता और ऊंचे और शक्तिशाली लोग बार बार बच निकलते हैं। वनंतरा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता को नौकरी के सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही वहां के अंधेरे और अनैतिक कामों का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि रिजोर्ट एक अय्याशी का अड्डा था, जहां बड़े बड़े लोग आते थे और यहाँ न केवल खाने पीने का इंतजाम होता था बल्कि अनैतिक गतिविधियों की भी व्यवस्था की जाती थी। सत्ता के दम पर उछलने वालों को जब लगा कि उनका राज खुलने वाला है तो इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन कॉलिन गोंजाल्विस के लिखे पत्र ने देश के हालात और व्यवस्थाओं पर न्याय की परिभाषा तय करने वाले अदालतों में बैठे देवताओं पर खुलकर तमाचा मारा है और आगे आने वाले हालातों के बारे में भी आईना दिखा दिया कि अगर आप खामोश रहेंगे तो कल आपकी बेटी, बहन या बीवी भी ये हो सकती है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस आते रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।